साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एचएलओ ऐप के माध्यम से गणना का कार्य कैसे करेंगे। इसके लिए जैसे ही हम एचएलओ ऐप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है, जिसमें आपकी एचएलबी दी हुई होती है जो आपको आवंटित है, आपका राज्य, जिला, गाँव, वार्ड नंबर और एचएलबी नंबर दिया हुआ आता है। और यहाँ आप जो नजरी नक्शा बनाए हुए हैं उसमें जो भवनों की संख्या आपने दिया है टोटल, उसको यहाँ भवनों की संख्या लिखनी है। और यहाँ पे उसमें जो जनगणना मकान की संख्या हो, चूँकि आपको पता है कि एक भवन में एक जनगणना मकान या दो जनगणना मकान या तीन जनगणना मकान भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि भवनों की संख्या से अधिक जनगणना मकानों की संख्या होगी। तो यहाँ भवन की संख्या और यहाँ जनगणना मकान की संख्या अपने नजरिए नक्शा के अनुसार हम भर लेंगे और मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमको 6 बॉक्स खुल के सामने आएंगे। इन्हीं 6 बॉक्सों में आपको कार्य करना है। लेकिन गणना के जो कार्य हैं वो पहले बॉक्स मकान सूची की प्रविष्टि से शुरू होता है। तो सब हम गणना का कार्य शुरू करने के लिए मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक करते हैं। यहाँ लाइन क्रमांक आपको अपने आप भरा हुआ मिलेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। चूँकि इसके पहले हमने पहले भवन की गणना कर ली है, इसलिए यहाँ लाइन क्रमांक 2 दे रहा है। यहाँ अब हमको दूसरा है भवन नंबर, जो आपने नजरी नक्शा में भवन नंबर दिया हुआ है उसी को भरना है। चूँकि इसके पहले हमने एक मकान का कर लिया तो भवन नंबर 1, यहाँ हम भवन संख्या हम ऐसे भवन की गणना करेंगे जहाँ भवन 1 और जनगणना मकान 1 होगा। उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ भवन संख्या हम जो नजरी नक्शा के अनुसार जो हमने भवन संख्या दिया है उसको भर लेते हैं 2। उसके बाद दोहराएं का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक ही भवन में 2 जनगणना मकान होता है तो पहले जनगणना मकान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब दूसरा जनगणना मकान का काम उसी भवन में शुरू करना होता है, तब दोहराएं बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से वही भवन संख्या दोबारा आ जाता है। तो यहाँ हम क्लिक नहीं करेंगे, हम न्यू बटन पर क्लिक न्यू का जो ऑप्शन, नया का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा जनगणना मकान नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा, 4 अंकों में अपने आप जनरेट हो जाएगा। इसको आपको नहीं भरना है, या अपने आप जनरेट होगा। उसके बाद अगले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे SCID संदर्भ संख्या आपसे मांगा जाता है कि अगर कोई परिवार अपना स्व जनगणना पूरी कर ली है, यानी अपनी जनगणना खुद की है, तो उसकी एक आईडी मिली होगी SCID। अगर वो देता है, उनके पास है, तो यहाँ हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर उन्होंने अपने परिवार की गणना नहीं की है तो नहीं पे क्लिक करते हैं। अगर उन्होंने हाँ पे की है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और वो SCID जैसे ही भरेंगे हम पूरा डिटेल उनका आ जाएगा। तो यहाँ हमको पूरा डिटेल आ जाएगा और यहाँ हमको उससे हम लोग मिलान कर लेंगे और उसके बाद से उसकी प्रक्रिया हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर उसने नहीं की है तो नहीं बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने चौथा ऑप्शन खुल के आता है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जो जनगणना मकान है उसका फर्श किस सामग्री से बना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आते हैं, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, टाइल्स या कोई अन्य। अब आपके सामने जो ऑप्शन दिखेगा उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्योंकि हम जिस जनगणना मकान में गए हैं उसका जो फर्श है उस पर टाइल्स लगा हुआ है, उसको हम टाइल्स पर क्लिक करते हैं। आगे हाँ, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर उसका फर्श का ज़्यादातर हिस्सा जिस चीज़ का बना होगा हम उसी पे क्लिक करेंगे। अगर उसका 3 हिस्सा टाइल्स लगा हुआ है और 1 हिस्सा सीमेंटेड है तो हम टाइल्स पे क्लिक करेंगे। अगर 3 हिस्सा सीमेंटेड है और 1 हिस्सा टाइल्स लगा हुआ है तो हम सीमेंट पे क्लिक करेंगे। यानी जो अधिकतम मकान जिस चीज़ से कवरअप हुआ है हम उसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद पूछ रहा है जनगणना मकान की दीवार किस सामग्री की बनी है। तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। तो जो उसकी दीवार है हम यहाँ पे पक्की ईंट का चयन करते हैं और अगले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। छठा प्रश्न है कि जनगणना मकान की छत किस सामग्री की बनी है। तो इन सभी ऑप्शनों में से हम जहाँ पे गए हैं उसका जो छत है वो कंक्रीट का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, घास फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल्स, कुछ हाथ द्वारा निर्मित टाइल्स होते हैं, मशीन द्वारा निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो छत है कंक्रीट का बना है, हम कंक्रीट पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां ऑप्शन है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि जनगणना मकान का क्या उपयोग है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला आवास, दूसरा आवास सह अन्य उपयोग। यह केवल आवास के लिए प्रयोग होता है कि आवास के साथ साथ उसमें दुकान भी चलती है, या आवास के साथ साथ कोई हॉस्पिटल भी चलता है, आवास के साथ साथ उसमें कोई ब्यूटी पार्लर चलता है। इस तरह का अगर कुछ हो तो आवास सह अन्य उपयोग करेंगे। या कोई उसमें केवल आवास का, अगर कोई परिवार केवल निवास करता है तो उसके लिए हम आवास पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम आवास पे क्लिक करते हैं।
उसके बाद अगला नीचे देखते हैं, इसको जब से ऊपर स्लाइड करते हैं, एक ऑप्शन आता है लाभ का संस्थागत का ऑप्शन यहाँ ओपन नहीं होता है। जब आवास सह अनुपयोग पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन खुलता है, अन्यथा लाख का ऑप्शन रहता है। अगर आवासीय घर के साथ साथ हो सकता हो कि अब बंद हो, तो लाख वाली स्थिति में लाख पे क्लिक करेंगे। चूँकि यहाँ पे परिवार रह रहा है तो हम लाख पे क्लिक नहीं करेंगे, अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 8वां जो प्रश्न है, जनगणना मकान की स्थिति। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है तो अच्छी पे क्लिक करते हैं और अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न आता है। 9वां प्रश्न में परिवार का जो क्रमांक है वो अपने आप जनरेट हो जाता है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10वां प्रश्न दिया है, इस परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो इस परिवार में कुल 6 लोग रहते हैं, तो हम यहाँ पे 6 फिल कर देते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न है, परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम यहाँ आपको हिंदी वर्जन है तो हिंदी में आपको दर्ज करना पड़ेगा। परिवार के मुखिया का नाम रमापति है, हम रमापति भर लेते हैं। मुखिया का नाम लिखने के बाद हम अगला ऑप्शन क्लिक करते हैं, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण। अब यहाँ पे 12वां ऑप्शन है कि जो मुखिया है उसका वो लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पे रमापति पुरुष हैं, क्लिक करते हैं। 13वां ऑप्शन है कि जो मुखिया है उनकी जात क्या है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या अन्य। अगर वो SC हैं कि ST हैं या इसके अलावा किसी जात से हैं तो उनको अन्य में आप डालेंगे। यहाँ से आप 3 ऑप्शन खुल के आता है, तो यहाँ से आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति अगर पहले से पता हो ठीक है, अन्यथा यहाँ से क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जाति SC में है, कौन सी ST में है। तो जहाँ पे हम गए हैं वह इन दोनों में से नहीं आते हैं, तो हम अन्य पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान किसका है जिसमें वो रहते हैं, अपना है, ये किराए पर रहते हैं लेकिन उनका मकान कहीं और है, किराए पर है, कोई मकान नहीं है या अन्य कोई। तो चूँकि उनका अपना निजी मकान है तो अपने पे क्लिक करते हैं। अपना पे क्लिक करने के बाद 15वां जो ऑप्शन है उसमें दिख रहा है कि इसमें रहने वाले कमरों की संख्या। तो यहाँ आपको कमरों की संख्या लिखना है, जिसमें आपको रसोई घर, पूजा घर, बरामदा की संख्या नहीं लिखनी है, जिसमें लोग रहते हैं उसकी संख्या लिखनी है। अर्थात चूँकि हम जहाँ पहुँचे हैं उनके कमरों की संख्या 4 है उस मकान में, तो हम 4 पे क्लिक करते हैं, 4 लिखते हैं। और 16वां प्रश्न है कि इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। इस परिवार में 2 दंपति रहते हैं तो यहाँ तो लिख लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। 17वां पेयजल का मुख्य स्रोत। तो यहाँ पे जो है इसका पेयजल का जो मुख्य स्रोत है, इतने सारे ऑप्शन हैं तो उनका मुख्य स्रोत हैंडपंप है, हैंडपंप पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यहाँ आपको ध्यान देना है, पेयजल स्रोत की जो उपलब्धता है इसके लिए 3 ऑप्शन है, परिसर के अंदर, परिसर के निकट, की दूर। परिसर के अंदर का मतलब उनके मकान जो परिसर है, जो कैंपस बना है उसके अंदर हो। परिसर के निकट का मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 500 मीटर के अंदर हो, और शहरी क्षेत्र के हैं तो यहाँ पे आपको 100 मीटर के अंदर अगर पानी की व्यवस्था हो तो उसको परिसर के निकट माना जाता है, अन्यथा दूर माना जाएगा। तो चूँकि उनके घर पर व्यवस्था है तो हम परिसर के अंदर पे क्लिक करते हैं, अगला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 19 प्रकाश का स्रोत। यहाँ प्रकाश का स्रोत क्या है, तो इनके यहाँ प्रकाश का स्रोत का मुख्य जो स्रोत है वो बिजली है। अगला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के लिए है, अन्य परिवारों के साझे में है, एक सार्वजनिक शौचालय है कि नहीं है, खुले में जाते हैं, तो हाँ है, लेकिन केवल इनके एक परिवार के लिए है। अगला पे क्लिक करते हैं। 21 नंबर है शौचालय का प्रकार। वो शौचालय किस प्रकार का है, पाइप फ्लश शौचालय से जुड़ी हुई है, सेफ्टी टैंक है, अन्य पद्धति, 2 गड्ढों वाला शौचालय है, 1 गड्ढे वाला शौचालय है, सर्विस शौचालय है। तो यहाँ फ्लश और ये इससे जुड़ी हुई है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है, इसमें जो भी आपको ऑप्शन लगता होगा वहाँ पे तो उस पर आप क्लिक करेंगे, अगला बटन। 22वां प्रश्न है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। तो हम जहाँ गए हैं तो वहाँ गंदे पानी की जो निकासी है खुली नाली से होती है, ढकी हुई नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हम खुली नाली पे क्लिक करते हैं और अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 23वां प्रश्न है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। घर के अंदर जो स्नान गृह है या बिना छत का अहाता है या स्नान गृह नहीं है, तो हम जहाँ पे गए हैं वहाँ पे स्नान गृह है तो उस पर क्लिक करते हैं, अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 24वां प्रश्न है कि रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रसोई घर में खाना बनता है, घर के भीतर खाना बनता है, परंतु रसोई घर नहीं है, खुले में घर के बाहर खाना पकता है, और एक ऑप्शन है खाना नहीं पकाते हैं। तो इसमें
रसोई घर के अंदर खाना पकता है एलपीजी पे, एलपीजी पीएनजी गैस उपलब्ध नहीं है। तो चूँकि हम जहाँ पे गए हैं उनके घर रसोई गैस है, रसोई घर है और रसोई घर के अंदर एलपीजी के द्वार पर खाना बनता है। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पुनः अगला बटन क्लिक करते हैं। 25वां प्रश्न है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। मुख्य ईंधन क्या है? तो वहाँ 25वां प्रश्न है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो यहाँ पे मुख्य ईंधनों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जहाँ हम गए हैं तो वहाँ के मुख्य ईंधन जो है एलपीजी है। आप चाहें तो लकड़ी, उपला, बिजली, गोबर, गैस, सौर ऊर्जा कोई ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। हम एलपीजी पे क्लिक करते हैं, पुनः अगला वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 26वां ऑप्शन है रेडियो ऑब्लिक ट्रांजिस्टर, यानी उनके घर इसमें से कौन सी व्यवस्था है? 4 ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है कि परंपरागत रेडियो है, मोबाइल या स्मार्टफोन है, कोई और उपकरण है। तो इनके यहाँ मोबाइल है तो उस पर क्लिक करते हैं, अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न के बारे में ऑप्शन दिया है। 27वां प्रश्न है कि दूरदर्शन मुफ्त डिश से होता है या डीटीएच द्वारा होता है, केबल कनेक्शन द्वारा या कोई या नहीं है। तो यहाँ जो टेलीविज़न की सुविधा है मुफ्त डिश द्वारा होता है। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 28वां प्रश्न है इंटरनेट की सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में है कि मोबाइल या स्मार्टफोन में है या किसी अन्य उपकरण में या नहीं है। तो यहाँ इनके पास मोबाइल और स्मार्टफोन है, इस पर क्लिक करते हैं। 29वां प्रश्न है कि लैपटॉप ऑब्लिक कंप्यूटर है या नहीं है। तो इनके यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, तो नहीं पर क्लिक करते हैं और पुनः अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। 30वां प्रश्न है टेलीफोन और मोबाइल ऑब्लिक स्मार्टफोन है कि नहीं है। अगर है तो लैंडलाइन से है या स्मार्टफोन है। तो हम जहाँ पे हैं वहाँ पे स्मार्टफोन के पास उपलब्ध है, लैंडलाइन नहीं है। तो इस पर क्लिक करते हैं और अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 31वां प्रश्न है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड, इसमें से कौन सा वाहन की सुविधा उनके पास है? साइकिल स्कूटर है कि दोनों है कि नहीं है। तो इनके पास साइकिल नहीं है, स्कूटर और मोटरसाइकिल है। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। 32वां प्रश्न है कार जीप वैन, यानी उनके पास कोई 4 व्हीलर की सुविधा है या नहीं है। तो इनके पास कोई 4 व्हीलर नहीं है तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करते हैं, अगला क्लिक करते हैं। 33वां प्रश्न है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। हम चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य। तो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो चावल है। तो हम चावल पे क्लिक करते हैं और पुनः अगला वाले ऑप्शन पे। 34वें प्रश्न में आपको परिवार का मोबाइल नंबर भरना है। आपको बता दें कि यहाँ जो मोबाइल नंबर भरा जाएगा केवल गणना के लिए है और यह गोपनीय रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही इस पर कोई OTP जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ गणना के पर्पज़ से। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर होगा वह मुखिया का भी हो सकता है या परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर कोई दर्ज कर लेते हैं 10 अंकों का, और जब उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट करें पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं सारा ऑप्शन हमारे सामने एक बार पुनः शो करने लगता है। तो यहाँ से एक बार हम क्या करते हैं कि सभी ऑप्शनों को चेक कर लेते हैं और मिलाने के बाद जब से लगता है कि सारा ऑप्शन सही भरा गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसके बाद हम पुष्टि करें पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार हमारा जो डाटा है कंप्लीट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि लाइन क्रमांक 3 यानी कि अगला जो भवन नंबर है उसको भरने के लिए हमारा अब ऑप्शन खुल गया है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमने जो भरा है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं, तो इसके लिए आप बैक जाएंगे और यहाँ जो एक ऑप्शन है सारांश देखें, इस बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मकान खुल के आएगा। हमने आपसे बताया था कि पहले हमने एक मकान की गणना पूरी कर ली थी। दूसरा जो मकान है आप देखेंगे यहाँ जनगणना मकान नंबर 2, भवन नंबर 2, मुखिया का नाम रमापति, और यहाँ से चाहें तो आप क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं कि जो कुछ भरा गया है देख सकते हैं। इस प्रकार हमने एक भवन और एक परिवार के गणना का कार्य पूरा किया। हम अगले वीडियो में देखेंगे एक भवन और 2 परिवार की गणना कैसे करेंगे। हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।